हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वैद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम पढ़े थे, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिकता विसर्जन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे हम, प्राथमिकता विसर्जन सिद्धांत। देखो, ये क्या सिद्धांत, इस सिद्धांत क्या समझाना चाहता है, अब ढंग से देखना, इस चीज़ को समझना। जैसे आपके पास एक पात्र है, मान लो इसमें कोई वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा हुआ है, इसके अंदर NaCl का जलीय विलयन भरा हुआ है, तो इसके अंदर Na+ होगा और Cl- होगा, है। NaCl का जलीय विलयन भरा हुआ है तो इसके अंदर NaCl जल में टूट जाएगा Na+ और Cl- में। तो इसके अंदर पात्र में Na+ आयन होंगे, Cl- आएंगे। साथ में इसमें आपको पता ही है जलीय विलयन है तो इसमें H2 अणु होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, एक बार बताओ, जल में कौन से अणु होते हैं? H2 अणु होते हैं। जल में अल्प मात्रा में H+ और OH- भी होते हैं। बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जल H2 अणुओं से बना होता है, बिल्कुल सही है, पर जल में अल्प मात्रा में H+ और OH- भी होते हैं। जब ये NaCl का जलीय विलयन है तो इसमें अल्प मात्रा में H+ और OH- आयन भी होंगे। क्लियर? तो ये NaCl का जलीय विलयन है जिसमें Na+, Cl- और H+ और OH-। अब इस विलयन में अगर हम इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करें, इन इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोड मतलब छड़ों को बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक को बैटरी के प्लस सिरे से और एक को बैटरी के माइनस सिरे से। ये आपको पता होगा कैथोड है, क्योंकि ये वैद्युत अपघटन कर रहे हैं हम, वैद्युत अपघटनी शैली तो है ये। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। जब NaCl के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ आयन किधर गमन करेंगे? कैथोड की ओर। बड़े ध्यान से समझना, Na+ आयन कैथोड की ओर गमन करेंगे, साथ में H+ आयन भी कैथोड की ओर गमन करेंगे। ऐसे ही Cl- और OH- दोनों ही एनोड की ओर गमन करेंगे। तो कैथोड की ओर तो धनायन गमन करेंगे, कैथोड पर अपचयन होगा, आपको ने पहले ही पढ़ा है। अब कैथोड पर अपचयन दोनों पॉसिबिलिटी है, Na+ का भी हो सकता है, Na+ आयन जाए कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बनाए, या हाइड्रोजन का भी अपचयन हो सकता है, H+ आयन जाए कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H बनाए। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी चालू हैं, धनायन का भी अपचयन हो सकता है और H+ आयनों का भी क्या हो सकता है? अपचयन। तो अपचयन के लिए दोनों पॉसिबिलिटी हैं, मतलब कैथोड पर Na+ और H+ दोनों का अपचयन हो सकता है, पर वास्तविकता क्या है? कैथोड पर Na+ आयन और H+ आयन में से अपचयन H+ का होगा, Na+ का अपचयन नहीं होगा। आपको पता ही है वैद्युत अपघटन की क्रिया में धनायनों का कैथोड पर अपचयन होता है, ऋणायनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। धनायनों का कैथोड पर अपचयन होता है तो कैथोड पर अपचयन उसका होगा जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी देखो, उसमें Na तो पहले आता है और H नीचे आता है। ध्यान करो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो Na तो ऊपर आता है और H नीचे आता है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है, अतः कैथोड पर H+ आयनों का अपचयन होता है। लड़का कहता है ऐसा क्यों होता है? एक बात बताओ, Na+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बनाता है और H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H बनाता है। किसके
अपचयन की अभिक्रिया तेज चलेगी। सीधी सी बात है, सोडियम और हाइड्रोजन में देखें अपन तो हाइड्रोजन जो होता है उसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा, तो उसके अपचयन की अभिक्रिया H+ आयनों के अपचयन की अभिक्रिया अधिक होगी। आप लोग ध्यान होगा, जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है उसके धनायन के अपचयन की अभिक्रिया तीव्र होगी। मतलब सीधी भाषा में कहूँ, Na+ और H+ दोनों में से H+ आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ज़्यादा है, जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा, अपचयन की अभिक्रिया तेज चलेगी। ध्यान करो, मानक अपचयन विभव ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की धनायन की प्रवृत्ति ज़्यादा। इसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा है हाइड्रोजन का, तो इसके धनायन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। अतः H+ आयनों का अपचयन होगा, Na+ आयनों का नहीं। धन्यवाद। सुनो, कैथोड पर दोनों ही आयन जाएंगे, Na+ भी और H+ भी। H+ आयनों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण ज़्यादा है, अतः कैथोड पर H+ आयनों का अपचयन होगा। कैथोड पर H+ आयनों का क्या होगा? अपचयन। क्यों? क्योंकि सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का मानक अपचयन ज़्यादा है। तो सिंपल भाषा में कहूँ, कैथोड पर उस आयन का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा हो। इसी तरह एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड पर दोनों आयन जाएंगे Cl- और OH-। एनोड पर ऑक्सीकरण Cl- का होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा है। तो प्राथमिकता विसर्जन सिद्धांत यही समझाता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर उस आयन का, उस धनायन का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा है। इसी प्रकार एनोड पर उस आयन का ऑक्सीकरण होता है जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा है। सीधी सी बात है, दोनों का उदासीनीकरण तो होता है। धनायनों का कैथोड पर उदासीनीकरण होता है, ऋणायनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। सही है? तो इसको लिखे, हेडिंग डालें, समझ में आएगा धीरे धीरे। हेडिंग डालो, प्राथमिकता विसर्जन सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार प्राथमिकता विसर्जन सिद्धांत डाल दिया। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार वैद्युत अपघटन की क्रिया में 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 कैथोड पर उन धनायनों का अपचयन होता है जिनका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। मानक अपचयन विभव अधिक होता है। इसी प्रकार दोबारा समझ लो, देखो कैथोड पर दोनों आयन जाएंगे, धनायन दोनों जाएंगे, पर उसका अपचयन होगा जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखा होगा, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ज़्यादा है तो कैथोड पर हाइड्रोजन का अपचयन होगा। इसी प्रकार एनोड पर, लिखो आगे, इसी प्रकार एनोड पर उन ऋणायनों का ऑक्सीकरण होता है, उन ऋणायनों का ऑक्सीकरण होता है, उन ऋणायनों का ऑक्सीकरण होता है जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है। मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है।
ठीक है, अब दो क्रम लिख लेते हैं अपन। देखो बोर्ड की तरफ, सबसे पहले धनायनों के लिए मानक अपचयन विभव का क्रम, मानक अपचयन विभव का क्रम। अभी थोड़ी देर कह रहे थे अपन धनायनों के लिए तो क्या देखेंगे अपन, मानक अपचयन विभव, और ऋणायनों के लिए क्या देखेंगे अपन, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो धनायनों के लिए यही क्रम है, Li प्लस K प्लस Ba प्लस 2 Ca प्लस 2 Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Mn प्लस 2 Zn प्लस 2 Cr प्लस 3 Fe प्लस 3 या Fe प्लस 2 Cd प्लस 2 CO प्लस 3 Ni प्लस 2 Sn प्लस 2 Pb प्लस 2, फिर हाइड्रोजन, फिर छापा, ध्यान होगा, Cu प्लस 2 Hg प्लस 2 Ag प्लस अब ये क्रम तो आपको याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम है धनायनों के लिए। आपने ये क्रम तो याद कर रखा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो लिख रही है ये, लेके बारात का ना मजे से आला, तो आप ये क्रम तो आपको इजीली याद रह जाएगा। अब आता है ऋणायनों के लिए, ऋणायनों के लिए किसका क्रम देखोगे, मानक ऑक्सीकरण विभव का क्रम। मानक ऑक्सीकरण विभव का क्रम ऋणायनों के लिए। तो ये क्रम याद रखना है आपको, ज़्यादा बड़ा क्रम नहीं, केवल इतना याद रखो, SO4 माइनस 2 NO3 माइनस OH माइनस, ये मानक ऑक्सीकरण विभव का क्रम है, आपको ये याद करना है। Cl माइनस Br माइनस I माइनस, एक क्रम को याद रख लो, ठीक है, और फिर आपके समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। अब बोर्ड पर से इसे पहले आप पूरे को नोट करें, फिर आगे समझेंगे अपन। पूरे क्रम को नोट करें बोर्ड पर से। क्लियर? हाँ, अब एक बात और सुनो, लिख लिया? अब मेरी बात को सुनना, एक बात और बताता हूँ। आपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी देखी है, उसमें सबसे नीचे ये धातु है Pt और Au, देखा है ना? सबसे नीचे ये धातु है छापा, Pt और Au, ये बहुत कम क्रियाशील है। वैद्युत
बहुत कम क्रियाशील हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाते हैं, मानक अपचयन वेग बढ़ता है और धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। ये बहुत कम क्रियाशील है। जब ये बहुत कम क्रियाशील है तो जो वैद्युत अपघटन की क्रिया है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में आपको तो पता होगा, वैद्युत अपघट्ट का विलयन ले लेते हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जो लगते हैं, मतलब जो कैथोड एनोड लगते हैं, ये सामान्यतः पीटी और एयू के बनाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? वैद्युत अपघटन की क्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले इलेक्ट्रोड सामान्यतया प्लेटिनम या एयू धातु के बनाए जाते हैं। प्लेटिनम व गोल्ड, कारण क्योंकि ये धातु कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील होने के कारण विलयन में उपस्थित आयनों से क्रिया नहीं करती। यह वैद्युत अपघटन का उत्पाद Na+ आयन जाएगा और ये कैथोड पर पहुंच करके सोडियम बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रोड ना तो आयनों से क्रिया करते हैं, ना वैद्युत अपघटन का उत्पाद। अरे Na+ आयन से उत्पाद Na ही तो बनेगा कैथोड पर, तो ना तो ये आयनों से क्रिया करते हैं ये इलेक्ट्रोड Pt व Au के, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु हैं। तो Pt व Au के इलेक्ट्रोड ना तो विलयन में उपस्थित आयनों से क्रिया करते हैं और ना ही वैद्युत अपघटन से बने उत्पादों से क्रिया करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में क्यों Pt व Au धातु के इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं। तो इस बात को नीचे लिख लो स्टार लगा करके। देखो, वैद्युत अपघटन की क्रिया में सामान्यतया वैद्युत अपघटन की क्रिया में सामान्यतया कम क्रियाशील धातुओं जैसे प्लेटिनम व गोल्ड, गोल्ड के कोष्टक में Au लिख लेना, के इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि कम क्रियाशील धातुओं के इलेक्ट्रोड विलयन के आयनों या वैद्युत अपघटन के उत्पादों से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब अगले एक हेडिंग डालो इसमें स्टार डाल करके, गलित। पहले देख लो, पहले ब्लैक बोर्ड की तरफ, गलित NaCl का वैद्युत अपघटन और कोष्टक में लिख देता हूं, चलो, Pt इलेक्ट्रोडों द्वारा, मतलब इलेक्ट्रोड किसके लगाए हैं? प्लेटिनम के। पहले अपने दिमाग में पूरा डायग्राम सेट करें कि क्या किया गया है। वैद्युत अपघटन क्या है और गलित क्या लिया है? NaCl। सही है, तो डायग्राम बनाता हूं। पिघला हुआ NaCl लिया है, गलित NaCl, तो पिघला हुआ NaCl है तो उसके अंदर Na+ और Cl- होंगे, हैं? Na+ और Cl- होंगे। और उसमें वैद्युत अपघटन करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक बैटरी के प्लस से कनेक्ट, एक बैटरी के माइनस से कनेक्ट। ये इलेक्ट्रोड किसके हैं? लिखा हुआ है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। माइनस वाला कैथोड होगा और प्लस वाली छड़ एनोड होगी। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्रिया लिखो। सबसे पहले कैथोड की क्रिया, बात को ढंग से समझ लेना। हाँ, कैथोड पर कौन जाएंगे? आपको पता है, धनायन जाएंगे। धनायनों का कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। धनायन Na+ कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे
और अपचयन हो जाएगा इसका और सोडियम धातु बनेगी कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम धातु बनेगी। अब मैं कहूँ एनोड की क्रिया, विलयन में यहाँ पर विलयन क्या कहूँ, यहाँ पर जो पिघला हुआ NaCl है तो दो ही आयन तो हैं, धनायन केवल Na+ है और ऋणायन केवल Cl- है। तो कैथोड पर Cl- आयन जाएंगे, एनोड की क्रिया, एनोड पर Cl- जाएंगे। दो के लिए लिखता हूँ, वे दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके दो Cl बनाएंगे जो जुड़ करके क्लोरीन बना लेंगे। दो Cl- से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो Cl परमाणु जो बंध बना के Cl2 बना लेंगे। तो एनोड की क्रिया Cl2, एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड पर सोडियम धातु बनेगी। क्लियर? तो एक बार इसको ऐसे के ऐसे ही आप लिख लो जैसे मैंने लिखा है पूरा, फिर नीचे लिखेंगे इसके बारे में, हेडिंग डाल लो और इसको ऐसे के ऐसे ही आप कंप्लीट नीचे नोट कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे। अब मैं बोलता हूं, इसको नोट करें। लिखो इसमें नीचे, वीडियो को पॉज करके लिखा करो ना, कितनी बार कह दिया। लिखो गलित NaCl का, लिखो इसमें गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर, वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर सोडियम धातु व एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। कैथोड पर सोडियम धातु व एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, अच्छा अब अगला देखो, देख लिया। अब अगला हेडिंग देखो, अगली स्टार लगाता हूं, NaCl के जलीय विलयन का। टॉपिक बदल गया। अब क्या विद्युत अपघटन किसका करा रहा हूं, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करा रहा हूं। और वही प्लेटिनम इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, NaCl का जलीय विलयन है। अब विलयन में H+ और OH- आयन भी होंगे। NaCl को पानी में डालेंगे N+ और Cl- में। जलीय विलयन है, जल में अल्प मात्रा में H+ और OH- भी होते हैं। अब दो तरह के धनायन है और दो तरह के ऋणायन है। सही है, कैथोड की क्रिया के बारे में सोचते हैं। कैथोड पर धनायन जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, दोनों धनायन जाएंगे। पर कैथोड पर अभी थोड़ी देर पहले प्राथमिकता विसर्जन सिद्धांत पढ़ा था हमने। कैथोड पर उस धनायन का अपचयन होगा जिसका अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव ज्यादा हो। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी से देख सकते हो, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव ज्यादा है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन का अपचयन होगा भाई। दो H+ आयन कैथोड पर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और दो H बनाएंगे और दो H आपस में जुड़ के हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, सोडियम धातु नहीं। अंतर आ गया। जब खाली NaCl लिया था पिघला हुआ तो कैथोड पर सोडियम धातु बन रही थी, अब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऐसी एनोड की क्रिया, एनोड पर Cl- और OH- दोनों ही जाएंगे। एनोड पर इनका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक हो। अभी ऑक्सीकरण का क्रम लिखाया था ऑक्सीकरण विभव का, तो Cl- का ऑक्सीकरण विभव अधिक है, तो Cl- का ऑक्सीकरण होगा, तो एनोड पर बनेगी क्लोरीन गैस। ढंग से सुन लो, क्लियर है? इनको समझना होगा आपको। लिखो हेडिंग डाल, ऐसे पहले से नोट करो, फिर इसके बारे में नीचे लिखेंगे अपन। पहले से नोट करो, फिर इसके बारे में नीचे लिखेंगे।
कर लिया ये। अब नीचे लिखो, लिखो NaCl के जलीय विलयन का, NaCl के जलीय विलयन का, NaCl के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों द्वारा, पोज करके लिख लिया करो भाई, NaCl के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत अपघटन कराने पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस बनती है। अब आगे लिखो, इसमें एक आध लाइन और लिख लो, लिखो Na प्लस व H प्लस आयनों में, Na प्लस व H प्लस धनायनों में, Na प्लस व H प्लस धनायनों में H प्लस आयन का मानक अपचयन विभव, H प्लस आयन का, या ऐसे लिख लो, मानक अपचयन विभव अधिक है। अतः कैथोड पर H प्लस आयनों का अपचयन होता है, H प्लस आयनों का अपचयन होता है। इसी प्रकार Cl माइनस व OH माइनस आयनों में, Cl माइनस व OH माइनस ऋणायनों में, Cl माइनस व OH माइनस ऋणायनों में Cl माइनस का ऑक्सीकरण विभव अधिक है, ऑक्सीकरण विभव अधिक है। अतः Cl माइनस आयनों का ऑक्सीकरण होता है, Cl माइनस आयनों का ऑक्सीकरण होता है। तो भाई एनोड पर ऑक्सीकरण होगा उसका होगा जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा, कैथोड पर अपचयन होगा उसका होगा जिसका अपचयन विभव अधिक होगा। क्लियर? अब एक और लिखो, चलो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देता हूं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल है ये, और खुद बताओ क्या बनेगा। Na2SO4, एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा ये बताना है कि जलीय विलयन, के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन और प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों द्वारा, या AU लिख लो। मुझे बताओ, आप थोड़ी देर टाइम लो, सोच करके बताओ और कमेंट बॉक्स में डालो एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा। सोच लो क्या बनेगा।
तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकता है ना। अब विलयन में ढंग से देखो, Na2SO4 है तो यहाँ पर विलयन में धनायन Na प्लस होंगे और ऋणायन होंगे SO4-2 है, और जलीय विलयन है तो H प्लस और OH माइनस होंगे। अब ढंग से देखना, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर तो क्लियर है Na और H दोनों धनायनों में उसका अपचयन होगा जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का ज्यादा है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। एनोड पर ढंग से देखो, एनोड पर बनेगी ऑक्सीजन गैस। SO4-2 और OH माइनस आयनों में किसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है? OH माइनस आयनों का। तो OH माइनस आयनों का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ढंग से देख लेना। और OH माइनस का ऑक्सीकरण कैसा होगा? देखो, एक तो 2H और 1 O मिलके H2O बना लेंगे, है? 2H और 1 O, अब 1 O बची तो हाफ O2 बन गई, हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, और संग में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अभिक्रिया चलेगी, इसको ढंग से याद कर लो। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी भाई। OH माइनस आयनों का जब ऑक्सीकरण होगा तो H2O हाफ O2 और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो एनोड पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इस बात को लिखो, अब इसमें लिखो Na2SO। एक काम करो, पहले इसको पूरे को नोट करो फिर नीचे लिखना। इस पूरे को नोट करें एक बार, फिर नीचे लिखोगे। लिखो अब इसमें, पोज करके नोट किया करो, कई बार कह दिया है। लिखो Na2SO4 के जलीय विलयन का, Na2SO4 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर, वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और लिख लो एक आध लाइन, देखो कैथोड पर H प्लस आयनों का अपचयन व एनोड पर OH माइनस आयनों का ऑक्सीकरण होता है। OH माइनस आयनों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब एक और देखो, और इसको ढंग से देखना, ये सबसे अलग तरह का एग्जाम्पल है। AgNO3 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन और Ag इलेक्ट्रोडों द्वारा, ठीक है। तो AgNO3 का जलीय विलयन है, तो विलयन में Ag प्लस आयन होंगे, NO3 माइनस ऋणायन होंगे, संग में जलीय विलयन है तो H प्लस और OH माइनस आयन होंगे। कैथोड Ag के ही इलेक्ट्रोड हैं, ढंग से कह देता हूँ, AgNO3 का विलयन, और ये इलेक्ट्रोड कौन सी धातु के हैं? Ag के हैं। तो कैथोड की क्रिया में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। Ag प्लस और H प्लस आयनों में से किसका अपचयन होगा? Ag प्लस का। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन नीचे है कि Ag का मानक अपचयन विभव ज्यादा है तो Ag प्लस आयनों का अपचयन होगा और कैथोड पर Ag बनेगी।
चांदी धातु बनेगी। Ag प्लस आयनों का अपचयन होगा, कैथोड पर चांदी धातु बनेगी। एनोड पर लड़का सोचता है, और ढंग से सुनो, यहाँ पर ये एनोड Ag धातु का है और Ag बहुत कम क्रियाशील धातु नहीं है, तो एनोड पर Ag धातु का ही ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये Ag धातु का बना हुआ है, ये बहुत कम क्रियाशील धातु थोड़ी है, ये कोई प्लेटिनम या Au थोड़ी है, Ag धातु है, ये तो खुद का ही क्या कर लेगी, ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। तो ये Ag धातु है और विलयन में आपको दिख रहा है Ag प्लस आयन है, तो Ag धातु Ag प्लस आयनों का निर्माण करेगी। किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखते हैं, तो आपको पता है Ag धातु जो है खुद का क्या करेगी, ऑक्सीकरण करेगी। तो सिंपल ही समझ लो, आप तो ये याद रख लो भले कि यहाँ पर Ag धातु का ही ऑक्सीकरण हो जाएगा एनोड पर, तो इनका कुछ नहीं बनेगा। कुछ समय बाद एनोड लुप्त, जब Ag का ही, तो कुछ समय बाद एनोड विलुप्त हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसलिए मैं कह रहा था प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लो, तो यहाँ पर कुछ समय बाद, तो याद रखें, अगर जिस विलयन में जैसे Ag प्लस आयन है और इसी धातु के, उसी धातु के जिस जो विलयन में है Ag प्लस आयन है, उसी धातु के एनोड और कैथोड लगाओगे, तो कैथोड पर उस धातु का ऑक्सीकरण होगा भाई। बड़ी अजीब सी चीज़ है, पर आपको याद रखनी है। तो लिख लो, ऐसे करो एक बार, तो जो बोर्ड पर लिख रहा है इसे नोट करें, फिर मैं इसको अपनी भाषा में लिखा दूंगा। पहले बोर्ड से नोट करें। और अब लिखें, देखो AgNO3 के विलयन में, AgNO3 के विलयन का, AgNO3 के विलयन का Ag इलेक्ट्रोडों द्वारा, Ag इलेक्ट्रोडों द्वारा वैद्युत अपघटन कराने पर, वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर, कैथोड पर Ag प्लस आयनों का अपचयन होता है, Ag प्लस आयनों का अपचयन होता है। हाइड्रोजन से अधिक है। क्लियर है बात? Ag का हाइड्रोजन से अधिक है, यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आगे लिखो, एनोड पर, एनोड पर एनोड की Ag धातु का ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर एनोड की Ag धातु का ऑक्सीकरण होता है, इनका नहीं होता, इसी का होता है। Ag धातु का ऑक्सीकरण होता है, तो हो जाता है, कुछ समय पश्चात एनोड विलुप्त हो जाता है। तो एनोड कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक पढ़ा हमने प्राथमिकता विसर्जन थ्योरी, प्राथमिकता विसर्जन सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बैटरी है।
बाद नेक्स्ट टॉपिक बैटरियां। देखो बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। बैटरियां मतलब सेल। तो बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राथमिक बैटरियां और एक होती हैं द्वितीयक बैटरियां। बैटरी मतलब सेल, ये दो तरह की होती हैं, एक तो प्राथमिक बैटरियां और एक होती हैं द्वितीयक बैटरी। और दूसरी होती है आते ही सब प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं, जो आपने दीवार घड़ी में, हाथ की घड़ी में जो सेल देखे वो प्राथमिक बैटरियां डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें चार्ज नहीं होती। अब हाथ घड़ियों का चार्ज नहीं होती। मोबाइल की बैटरी देखा होगा आपने, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होती है वो द्वितीय हो सकती है। एक बार लिखो, हेडिंग डालो, बैटरियां आपने डालो हेडिंग बैटरियां। देखो इसमें बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राथमिक बैटरियां। नंबर एक प्राथमिक बैटरियां। लिखो इसमें, ये बैटरियां या सेल, कैसे भी लिख लो, ये बैटरियां या सेल, ये बैटरियां या सेल डिस्चार्ज होने के पश्चात चार्ज नहीं होते हैं, के बाद पुनः चार्ज। और नंबर दो द्वितीयक बैटरियां, या इनको किस नाम से भी जानते हैं, संचायक बैटरियां। देखो इन बैटरियों को डिस्चार्ज होने के पश्चात, इन बैटरियों को डिस्चार्ज होने के पश्चात उन्हें चार्ज कर उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना।